कागज रखा था, बजट के खिलाफ क्या है वो लिख के रखा था, मगर जैसे ही पीछे से प्रियंका जी ने और सबने कहा अंदर डालो, मत निकालो इस कागज, फराक से राहुल जी ने कागज अंदर डाल दिया और उसे नहीं। कि विपक्ष के कुछ नेता बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि ये बजट बिहार का बजट है। मैं आज बिहार की भूमि पर बैठा हूं, मेरी पढ़ाई बिहार में हुई है, अखंड बिहार में मेरी पढ़ाई हुई है, और इसी कारण से मैं बिहार की भूमि का पूजन करता हूं। पिछली बार भी बोले थे कि बिहार का बजट है, मतलब हर बार बजट भी बी से शुरू होता है और बिहार भी बी से शुरू होता है, तो हर बार बोलेंगे ये बिहार बजट का है। और क्या हो गया? जिस प्रकार बिहार को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब वो स्थिति नहीं है। जरूर देंगे और सीना ठोक के हम बखान भी करेंगे कि हाँ, हम बिहार के लिए अच्छा करेंगे। सीता की नगरी और बाबा गरीबनाथ की नगरी मुजफ्फरपुर में हो। बिहार कोई साधारण स्थान नहीं है। अनंत काल से ही बिहार ने भारतवर्ष को मार्गदर्शन दिया है। बिहार का विवेक, बिहार का धैर्य, बिहार का शौर्य और बिहार का ज्ञान, यह भारतवर्ष के लिए बहुत मायने रखता है। और केवल इतना ही नहीं, बिहार के इस प्रतिभा को समझने में, बिहार के इस ज्ञान को जानने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का इच्छा शक्ति दिखाया है, वह भी मैं कहूँगा बहुत काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है। हर बजट में बिहार को एक विशेष स्थान अवश्य मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि बिहार के लिए कुछ किया जाएगा तो वो जरूर 4 गुना बन के वापस आएगा। और यही कारण रहा कि आज जब मैं बजट को लेकर बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार वासियों का कि मखाना को आज आपने पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस विषय को समझ करके दूरदर्शिता दिखाते हुए इस बजट में मखाना बोर्ड स्थापित किया है बिहार में। देखिए, इस विषय के सार्थकता को आप समझिए, मखाना बोर्ड कितना महत्वपूर्ण है। आज आप अगर गूगल करके देखेंगे, मखाना एक सुपर फूड के रूप में देखा जाता है। मखाना सुपर फूड का अर्थ होता है कैल्शियम और मिनरल्स इत्यादि सभी में गुणवत्ता में बहुत ऊपर है मखाना। स्वाभाविक रूप से अगर मखाने को हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो स्वास्थ्य लाभ करते हैं। आप सोचिए, पाश्चात्य देशों ने किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग किया। हम जब छोटे थे बचपन में, हम अभी भी पढ़ते हैं, उस समय भी पढ़ते थे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये बार बार कह के ऐसे कर दिया गया, और वास्तविक भी है, एप्पल अच्छी बात है कि सेब देखो बहुत महत्वपूर्ण है, खाना चाहिए, स्वस्थ रहो, अच्छी बात, सेब खाना चाहिए, मगर सेब से कम नहीं है मखाना। हमें आज पूरे दुनिया में ये स्थापित कर देना है कि मखाना अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर हम मखाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस विषय को आज मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। और धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, मखाना का उत्पाद कैसे बढ़े, एफपीओ के माध्यम से मखाना की मार्केटिंग कैसे हो सके, इन सारे विषयों को आपने अध्ययन किया और आपने मखाना बोर्ड के विषय में कहा। दूसरी बड़ी बात है, पूर्वोदय के विषय में नरेंद्र मोदी जी ने सदैव ध्यान दिया कि अगर पूर्व बढ़ेगा तो भारतवर्ष बढ़ेगा। तो पूर्वोदय को लेकर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सिक्योरिटी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, यह खोलने का निर्णय लिया है, यह भी बिहार में लिया है। आप सोच के देखिए, वह बिहार जो ज्ञान के लिए जानी जाती है, वही बिहार अब फूड सिक्योरिटी के लिए, हमें खाद्य का सिक्योरिटी ईस्टर्न भारतवर्ष को, पूर्वी भारतवर्ष को कोई देगा तो वो बिहार देगा अपने इस संस्थान के माध्यम से। यह दूरदर्शिता मोदी की। ठीक उसी प्रकार यातायात के लिए मोदी जी ने हमेशा बात किया था हीरा का, हाईवे, रेलवे, एयरवे, हीरा। तो इस बार ग्रीन फील्ड एयरवेज का किस प्रकार से बढ़ोतरी हो बिहार में, उसके लिए पटना एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के साथ साथ बाकी एयरपोर्ट्स को भी यहां सशक्त बनाने की बात मोदी जी ने की है। उसके साथ ही साथ आईआईटी पटना के विकास के लिए और खास करके उसके हॉस्टल को आगे बढ़ाने की बात भी इस बजट में कही गई है। मैं आज मिथिलांचल में बैठा हूं और ये कहना मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि वेस्ट कोसी कनाल प्रोजेक्ट के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है, 50,000 हेक्टेयर जमीन इससे अधिक सिंचित होंगी और करोड़ों जो किसान बंधु हैं इससे उपकृत होंगे। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सदन में था जब ये बजट पढ़ा जा रहा था, जब माननीय निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री एक रिकॉर्ड स्थापित कर रही थी सर्वाधिक बार बजट पढ़ने का। उस समय मैं भी सदन में था, मैं सबके चेहरों को देख रहा था। उस समय जब मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक की छूट की बात इनकम टैक्स में की गई, हम तो उत्सव मनाने लगे। दोनों हाथों से हमने ताली बजाई वहां पर और हमने अभिनंदन किया निर्मला जी का और हमने अभिनंदन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी भी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा हूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, वो खुद कह रहे थे कि उनकी जो डिमांड थी वो डिमांड थी कि 7 लाख से एग्जेम्पशन बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाए। पहले तो 2.5 था, 2.5 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ और इस बार डिमांड थी कि 10 किया जाए, मगर मोदी जी ने 12 कर दिया। जिस समय 12 की घोषणा हुई उस समय मैं सब तरफ देख रहा था, मैं बीच में बैठता हूं, मैं उधर भी देख रहा था, इधर भी देख रहा था। मैंने देखा कि ट्रेजरी बेंच वाले तो फूला नहीं समा रहे थे, वो इतने खुश थे, मगर विपक्ष वाले परेशान नजर आ रहे थे कि अब हम क्या बोलें। साधारणतः जब बजट घोषित होता है उससे पहले ही पूर्व संध्या, ऑन द ईव ऑफ बजट, पूर्व संध्या में ही जो विपक्ष के लोग होते हैं वो चिट्ठा तैयार कर लेते हैं कि बजट के खिलाफ क्या बोलना है। वो तैयार कर लेते हैं कि बजट में कुछ नहीं था जी, बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं था, ये बजट तो केवल अमीरों का बजट है, इसमें तो अन्नदाता के लिए कुछ नहीं था, इसमें तो नारी शक्ति के लिए कुछ नहीं था, गरीबों के लिए कुछ नहीं था। ऐसा ये पहले से एक रात पहले बना देते हैं और फिर अपने नेताओं को भेज देते हैं और नेता उनके जेब में रख के लाते हैं कि बजट खत्म होते ही वो कागज पढ़ देंगे। इस बार भी वैसे ही हुआ था। मैंने देखा कि जब बजट खत्म हो गया तब राहुल जी जेब से कागज निकाल रहे थे। जरूर उस कागज में लिखा होगा कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में कुछ नहीं है। फिर मैंने देखा कि उनके बाकी सांसद, प्रियंका जी भी पीछे बैठती है प्रियंका वाड्रा जी, वो भी बोल रही थी कागज डाल दो अंदर, मत निकालो। और तुरंत राहुल जी ने कागज अंदर डाल दिया। कागज रखा था, बजट के खिलाफ क्या है वो लिख के रखा था, मगर जैसे ही पीछे से प्रियंका जी ने और सबने कहा अंदर डालो, मत निकालो इस कागज, फटाक से राहुल जी ने कागज अंदर डाल दिया और उसे नहीं लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि उसमें लिखा हुआ मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं। अब क्या राहुल जी इतना नहीं समझ पाते हैं, बाकी तो समझते हैं, बाकी तो समझते हैं कि अगर राहुल जी बोल देते कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, और पिछली बार से ही वो जानते हैं कि इस बार भी वही घिसा पिटा वो पढ़ेंगे राहुल जी,
तो लोग सब जान गए, तो इसने मना कर दिया, मत निकालना उस कागज को। राहुल जी भी इस बार बिना कुछ बोले चले। मगर दुख मुझे इस बात की कि विपक्ष के कुछ नेता बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि ये बजट बिहार का बजट है। मैं आज बिहार की भूमि पर बैठा हूं। मेरी पढ़ाई बिहार में हुई है, अखंड बिहार में मेरी पढ़ाई हुई है, और इसी कारण से मैं बिहार की भूमि का पूजन करता हूं, बहुत मानता हूं इस भूमि को। इस भूमि में कुछ तो ऐसा है जो इसका स्पर्श करता है, उसको ज्ञान मिलता है। तो कुछ विपक्ष के नेता सदन से बाहर निकल करके जब उन्होंने कटु आलोचना की, ये कहते हुए कि ये बजट तो मोदी जी ने बिहार का बजट है, ये बजट हमारा बजट नहीं है, तो मुझे दुख हुआ, मेरे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचा। मैं आज यहाँ तमाम चैनल बैठे हुए, मैं अपील करना चाहूंगा प्रत्येक बिहार के निवासी से, ये बजट भारतवर्ष का बजट है और बिहार भारतवर्ष का एक स्वाभिमानी प्रदेश है। ये कहना कि अगर बिहार को नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट दिया, ये कहना कि बिहार को मखाना बोर्ड दिया, ये कहना कि बिहार को नेशनल फूड इंस्टीट्यूट दिया, ये कहना कि बिहार में IIT दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है और उसके खिलाफत करते हैं लोग। तो बिहार के निवासी भी याद रखें कि इन इंडी अलायंस वालों को जवाब कैसे देना, जो इतने अच्छे बजट के बाद बिहार की अच्छाई को सह नहीं सकते हैं। उन इंडी अलायंस वालों को जवाब देना बिहार की जनता अब सिखाएगी। मैं आज प्रश्न भी करता हूं कुछ ऑपोजिशन पार्टी से जो बिहार में है, कि जिन लोगों ने, आप ही के गठबंधन में, आप भी उस गठबंधन में है, आपके गठबंधन में जिन लोगों ने बिहार के खिलाफ कहा, आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? आपने उनकी आलोचना क्यों नहीं की? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। बजट के विषय में आप सब कुछ जानते हैं। यह बजट ज्ञान 4 पिलर पे खड़ा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, उसके साथ मध्यम वर्ग, सबके लिए इस बजट में प्रावधान है। ये सर्वस्पर्शी बजट है और इस बजट का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत कैसे बने 2047 तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, सवाल बिहार में 2025 में चुनाव है, इसलिए बजट को पहले के बिहार को काफी ज्यादा लाभ देने के लिए लगाया गया, लगातार। चलिए, इस बार तो बोल रहे हैं कि 25 में चुनाव है, पिछली बार भी बोल रहे थे कि बिहार का बजट है। मतलब हर बार बजट भी 20 से शुरू होता है और बिहार भी 20 से शुरू होता है, तो हर बार बोलेंगे ये बिहार बजट का है। और क्या हो गया, हम बिहार को देंगे, हमारी सरकार बिहार का कल्याण करेगी। अब वो दिन चले गए जब बिहार के प्रति, पूर्वांचल के प्रति एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट 2014 से पहले होता था। जिस प्रकार बिहार को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब वो स्थिति नहीं है। जरूर देंगे और सीना ठोक के हम बखान भी करेंगे कि हाँ, हम बिहार के लिए अच्छा करेंगे। मेरा सवाल ये है कि इस बार जो मखाना बोर्ड का गठन किया गया, खासकर लीची किसान बहुत निराश है। लीची किसानों के लिए लीची बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, यही चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछली बार के केंद्रीय बजट में उन्होंने डिमांड किया था कि पतानी एयरपोर्ट को चालू किया जाए, उन्होंने भेजा भी था, वो क्यों नहीं चालू हुआ? उसको ग्रीन फील्ड में क्यों नहीं मतलब कि समाहित किया गया? देखिए, आप इस बजट में देखिएगा कि अन्नदाता के लिए जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी। उनके लिए नेशनल मिशन के तौर पे काम होगा। तो स्वाभाविक है, लीची कहने से पर्यायवाची शब्द है मुजफ्फरपुर। आपको कैसे लगता है कि लीची को छोड़ दिया जाएगा? और मोदी है तो मुमकिन है। आप याद रखिए, मुजफ्फरपुर और लीची, इन दोनों का इतिहास भी कोई रचेगा तो ये आगे में हम ही रचेंगे। और इस बार भी बजट में फ्रूट्स सेक्शन में प्रावधान है। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें पल्सेस, लीची अनुसंधान केंद्र पहले से है, मुझे बताया गया, अब तो है ही। लीची अनुसंधान केंद्र पहले से है और इस बार के बजट में, क्योंकि इस बार के बजट की चिंता हो रही है,
इस बार की बजट में भी फ्रूट्स का किस प्रकार, आप पूरे बजट के डिटेल्स में जाइए, किस प्रकार से वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन में भारतवर्ष स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो, उसमें भी ये सेक्शन है। दलहन के लिए भी एक सेक्शन है, मिशन नेशनल पल्स मिशन। तो हर विषय को स्पर्श किया गया है। एयरपोर्ट को लेके उड़ान मिशन के अंतर्गत 120 न्यू डेस्टिनेशन लाए जाएंगे। तो आप लोग भी निश्चिंत रहिए, कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन बिहार में नहीं छूटेगा। जो डेस्टिनेशन आप लोगों ने बताया है वो सब डेस्टिनेशन न्यू डेस्टिनेशन में अवश्य आए। और लीची फलों का राजा तो कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है। एक सवाल है सर पुलिस का, राजद कर रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए तो वो महागठबंधन क्यों रहा? नहीं समझा नहीं, फिर से। राजद कर रही नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए राजद के। वो आप भी जानते हैं कि माननीय नीतीश जी का प्रगति यात्रा चल रहा है, उनका भी प्रगति यात्रा चल रहा है। और मैं आज धन्यवाद दूंगा, ये सारे हमारे एनडीए के जो घटक दल हैं सबने मिलकर जो हर जिले में बैठक हो रही है, समन्वय की बैठक सम्मेलन हो रही है। बिहार में 30, यहाँ भी हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी 30 जिले में हम जितने भी घटक दल है सब मिलकर, सबके अध्यक्ष एक साथ मिलकर ऐसा समन्वय का बैठक हर जिले में कर रहे हैं। स्वाभाविक है कल बहुत सारे सीएम, क्योंकि कहीं पर विधानसभा चल रहा है, कहीं बजट चल रहा है, कहीं पर सत्र चल रहा है और कहीं प्रगति यात्रा और बाकी यात्राएं चल रही हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। उसका देखिए, ये कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन है राजग के अंदर, आरजेडी के अंदर, कि वो इस प्रकार की एक भ्रामक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनता भी जानती है और लोग भी जानते हैं कि दिल्ली के बम्पर जीत के बाद अगला बम्पर जीत बिहार में हो। एआई में भी बजट में प्रावधान किया गया, उसी एआई से 2 सवाल किए तो दोनों सवाल का जवाब एआई ने दिया। आपके यही दोनों सवाल ना आप बता दीजिए। बताइए रिपोर्ट कब तक शुरू हो पाएगा और दूसरा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कब बन पाएगा? दोनों का जवाब एआई नहीं दे पाएगा, मगर असली इंटेलिजेंस जरूर देगा। आप देखिएगा, जरूर आपका ये जो स्वप्न है ये कोई साकार करेगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। आप पूछिए मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं, क्या बताएगा? यही देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। मुझे ये आखिरी रहेगा क्योंकि मेरी फ्लाइट नहीं तो छूट जाएगी। भारत रत्न देने की मांग की है, कहा है उन्होंने, कहा उनको भारत रत्न बीजेपी वाले खुले मंच सुनता है। देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों का कोई भारत रत्न किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये आप भी जानते हैं। और मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर देना, इसका एक क्राइटेरिया होता है, ऐसे थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होता है कि भारत रत्न किसको मिलना चाहिए।